जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडूट्यूब 24/7। दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एडूट्यूब 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग जैसा आप जान रहे होंगे, हम लोग अपना जीके ब्रह्मास्त्र नाम का सीरीज कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा वीडियो है जीके ब्रह्मास्त्र में, जिसमें हम लोग डेली 20 क्वेश्चंस डील करते हैं और उसके साथ ही बहुत और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। लगभग हम लोग टारगेट रखते हैं 50-60 लाइन्स का, वन लाइनर का। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आप गारंटी लेता हूँ सब क्वेश्चंस को मैं याद करा दूंगा और आप इसे स्किप ना कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जितने भी अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको हमने इस सीरीज में लिया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और हर एक क्वेश्चन का अपने से ट्राई करें आंसर देने का। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया? आपके ऑप्शंस हैं 1498, 1502, 1504, 1510। इसका सही आंसर है दोस्तों 1510। आपको पता है जब वो जो वास्को डिगामा जी आए थे तो वो पहली बार आए थे 1498 में। उसके बाद उन्होंने फिर से रिविजिट किया 1502 में। उसको जब पहली बार वहाँ से वो कैलिकट में जो आए थे, इसके बाद उन्होंने जो भी मतलब मसाला वहाँ से ख़रीदा उसको वहाँ जाके जब उन्होंने अपने पुर्तगाल में बेचा तो उन्हें 1600 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो आपको पता है इसी वजह से उन्होंने फिर से आया और इन्होंने फिर बसा। इसके बाद उन्होंने फाइनली 1510 में उसे कब्जा कर लिया। और इनके जो 1510 में जो लड़ाई हुआ था दोस्तों, वो बीजापुर के जो एक आदिल शाह थे उसके वर्सेस हुआ था और इधर से थे पुर्तगाल तरफ से थे अल्फांसो अल्बुकर्क। तो इन दोनों में लड़ाई हुआ, फाइनली पुर्तगाली जीत गए और उन्होंने बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह उनको खदेड़ दिया और उसके बाद उन्होंने अच्छी तरह से कब्जा कर लिया 1510 में। और आपको पता है हम लोग जब आज़ाद हुए 1947 में, उसके भी 17 साल लगभग बाद 1961 में इंडिया में पुर्तगाल को भगाया गया 1961 में, 19 नवंबर 1961 में। इसीलिए आपको पता भी होगा गोवा लिबरेशन डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। और उसे फिर 1961 के बाद उन्हें 12th अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसे गोवा को इंडिया का टेरिटरी बनाया गया। मतलब हमारा देश तो 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन पुर्तगाल को इंडिया में जोड़ा गया 1961 में। तो आपको ये सब कुछ फैक्ट पता रहना चाहिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस वायसराय के काल में बंगाल विभाजन हुआ? ड्यूरिंग विच वायसराय बंगाल पार्टीशन टुक प्लेस? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर हो दोस्तों लॉर्ड कर्जन। आपको पता होगा जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, लॉर्ड कर्जन ही 1905 में तभी थे इंडिया के वायसराय और इन्हीं को मेन माना जाता है मास्टरमाइंड जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था। एक्चुअली दोस्तों बंगाल के जो ईस्ट साइड में जो पड़ता था, पहले बंगाल में पहले एक बहुत बड़ा टेरिटरी आता था जो आपके बंगाल, आज के वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और टोटल बांग्लादेश आता था। और जो ईस्ट साइड है, जो बांग्लादेश वाला साइड है, उसमें मुस्लिम बहुल्य आदमी थे। तो इनका तो पहले से ही रूल ही था ब्रिटिश का कि डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम को देख के ही डिवाइड कर दिया था ताकि इन्हें और अच्छा सा मतलब रूल करने में मज़ा आए और इन आपस में लड़वा के। तो आपको याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन जी थे जो 1905 में बंगाल का पार्टीशन करवाए थे। और उस टाइम पे दोस्तों बंगाल बहुत बड़ा एक प्रोविंस था जिसमें लगभग 7.25 करोड़ लोग रहते थे। तो वो बिजनेस के तरीक़ा से भी ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा पॉइंट था। आपको पिक्चर में दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो टोटल ये पहले का बंगाल था, इसमें आपका बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, देखिए आप यहाँ पर बिहार देख सकते हैं या झारखंड, और ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश सब आता थे इसमें। तो ये वो एक बहुत बड़ा, और ये भी एक कोस्टलाइन एरिया था, मतलब जो भी सी पोर्ट वगैरह आता था, ये बिजनेस के तौर से बहुत बड़ा एक सेंटर था। आपको पता भी होगा ये पहले इंडिया का कैपिटल यहीं था कोलकाता तरफ। 1911 में फिर इसे शिफ्ट किया गया दिल्ली के लिए। तो इन्हें बिजनेस हब के तौर पे भी एक बहुत बड़ा प्लेस था। इसीलिए इन्हें तोड़ के और अच्छे से रूल करने के लिए इन्होंने लॉर्ड कर्जन जी ने 1905 में इसे बंगाल पार्टीशन किया था, जो बंगाल शोक दिवस के में भी बाद में मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखिए आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं आपके माधवराव सिंधिया जो कि सिंधिया परिवार से जो थे ग्वालियर तरफ से, और ये हैं लॉर्ड कर्जन जी।
जो कि पिक्चर खिंचाए हैं, पिक्चर फ़ोटो क्लिक किए हैं शेर को मार के, टाइगर को मार के। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? इन विच ईयर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस? आपके ऑप्शन है 1191, 1191, 1192, 1193, 1194। आपको पता होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है 1191। आपको पता है जब टर्क लोग का, जब अफ़गान लोग का उधर से अटैक होने लगा इंडिया में, तो मोहम्मद गोरी जी सेकंड थे जो अटैक करने वाले। तो उन्होंने 1191 में पहले अटैक किया, और इन्होंने जो अटैक किया वो पृथ्वीराज चौहान के पे अटैक किया। तो पृथ्वीराज चौहान जी पहली लड़ाई में जीत जाते हैं मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी से पहली लड़ाई में जीत जाते हैं। लेकिन जो 1192 में जो लड़ाई हुआ, जिसमें फिर से पृथ्वीराज चौहान जी फिर से उसके खिलाफ लड़ते हैं मोहम्मद गोरी में, उसमें इनका एक सिपाही था जयचंद नाम का, वो इन्हें धोखा दे देता है, और इसमें फिर बाद में मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं। और बाद में जो 1994, ये एक देख रहे हैं आप, 1994 में फिर से मोहम्मद गोरी और जयचंद में लड़ाई होता है, जिसे आप चंदावर का युद्ध भी जानते हैं। तो उसमें भी मोहम्मद गोरी जीत जाता है और चंदावर की मौत हो जाती है। तो इसमें दोस्तों सही अभी तक पता नहीं है कि सेकेंड बैटल ऑफ जो तराइन था उसके बाद पृथ्वीराज चौहान मरे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिक्के मिले हैं जिसमें 1192 का बाद का ईस्वी लिखा हुआ है, और उसमें भी पृथ्वीराज चौहान जी का पिक्चर है। तो इसका कोई ठोस दावा नहीं है, लेकिन आप बस याद रखिएगा 2 बैटल हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी जी के बीच में, जिसमें एक 1191 और एक दूसरा 1192 में हुआ था। पहली बार में पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं, दूसरी बार में पृथ्वीराज चौहान जी के अपने एक सेनापति जयचंद उसे धोखा दे देते हैं, इसलिए वो हार जाते हैं। और दोनों में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी जी थे। आप बस याद रखिएगा 1191, 1192, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी निम्न में से किस प्रकार का रोग है? टीबी इज ए टाइप ऑफ विच डिजीज? बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। आपको बस एक पॉइंट के तरीका पे मैं बता दूं, आप बस कुछ 5-6 वर्ड याद रखिएगा, TTB PCL। अब देखिए इसमें ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ है। आपका टी से हो गया आपका टाइफाइड, जो कि गला में खराश वाला होता है। टीबी ये ट्यूबरक्लोसिस जो यहाँ पर है। पी से हो गया आपका दोस्तों निमोनिया। सी से हो गया कोलेरा। और एल से हो गया लेप्रोसी। तो ये आप 5-6 ये सब बीमारी याद रखिएगा। ये सब लगभग एग्जाम में आते हैं कि ये कौन सा बीमारी है, किसके द्वारा होता है। तो आप बस याद रखिएगा TTB PCL। टी से आपका हो गया टाइफाइड, टीबी से हो गया आपका वही ट्यूबरक्लोसिस, पी से हो गया आपका निमोनिया, PNE जो भी होता है, सी से कोलेरा, और एल से हो गया आपका लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग बोलते हैं। तो आप बस याद रखिएगा ये 5 वर्ड, TTB PCL, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आपके ऑप्शंस हैं 28 फरवरी, 26 फरवरी, 30 फरवरी, 1 फरवरी। अब जैसे पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे भारत के महान वैज्ञानिक CV रमन जी हैं, जिन्होंने रमन इफेक्ट का खोज किया था। तो इसी के जिस अवसर पर, जिस दिन इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उसी को दिन को हम लोग इसे सम्मानित करने के लिए 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। इनको 28 फरवरी 1930 को मिला था नोबेल पुरस्कार। ये सेकेंड भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बाद जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था रमन इफेक्ट के लिए। तो आप बस याद रखिएगा 28 फरवरी को CV रमन जी को सम्मानित करने के लिए नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, उसके जिन्होंने मिला था। और दोस्तों इस बार का जो थीम था 2020 का, इस बार साइंस डे का थीम था साइंस, वुमेन इन साइंस। अब इसे भी याद रखिएगा, विज्ञान में महिलाएं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहता है एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 के दौरान लगी राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर है दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद। आपको पता होगा जब 1975 के पहले इंदिरा गांधी जी पे एक केस था, जो इन्होंने कुछ
मतलब माल प्रैक्टिस किए थे, कुछ मतलब इलीगल काम किए थे इलेक्शन के टाइम पे। मतलब होता है जो अच्छा तरीके से प्रचार, मतलब इलीगल तरीके से प्रचार नहीं कर, उसका भी कुछ रूल्स होता है इलेक्शन कमीशन का, तो उसे इंदिरा गांधी जी ने वायलेट किया था। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उसका जो डिसीजन आया था वो टोटली इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में आया था। तो हो सकता था कि उन्हें अपना मतलब प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ सकता था। तो यही सब कुछ देख के इन्होंने अपना कुर्सी बचाने के लिए चक्कर में इन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया था, जो कि इंडिया का अब तक का सबसे ब्लैक डे माना जाता है। और ये दोस्तों आपको बता दूं 22 महीनों तक टिका था, और इसमें बहुत सारे बड़े नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, या फिर जो भी पटना के जयप्रकाश नारायण, सबको कैद कर लिया था। और इसमें बहुत सारा जो फंडामेंटल राइट्स होता है सबको एबॉलिश कर दिया गया था। जैसे दूरदर्शन जो राष्ट्र जो न्यूज़ चैनल हुआ करता था, उन्हें गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा स्प्रेड कराने के लिए क्या यूज़ करने लगा। और बहुत सारे मतलब जो आदमी के पर्सनल राइट होते हैं उसे बंद कर दिया गया। उसमें आदमी को जो भी प्रोटेस्ट करता था उसे डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया जाता था। और आपको एक और कहानी बता दूं, किशोर कुमार जी जो थे उस टाइम में महान सिंगर थे, उसे भी एक मतलब बोला गया था कि आप हमारे जो सरकार के लिए प्रोपेगेंडा कीजिए, मतलब आप एक गाना गाइए। तो उन्होंने मना कर दिया था, तो उन्हें भी 2 साल तक मतलब बैन कर दिया गया था गाना कि आप पब्लिक नहीं, ये आप नहीं कर सकते हैं। और ये जो आपातकाल दोस्तों लगाया गया था, ये लगाया गया था इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम से, मतलब आंतरिक कलह के मामले से। तो इंदिरा गांधी का जो प्रपोजल था वो इस प्रपोजल से लगाया गया था कि इसमें इंटरनल डिस्टरबेंस है ब्यूरोक्रेट्स लोग का। इसके बाद जो सरकार 1977 में जो इलेक्शन हुई, और उसमें इंदिरा गांधी ने ह्यूज मार्जिन से हारा, लगभग 298 सीट मिला था मोरारजी देसाई को। और पहली बार मोरारजी देसाई जी ने नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बने, और बहुत बड़ा मार्जिन से इंदिरा गांधी जी हारी थी। और जैसे ही इसके बाद जो मोरारजी देसाई जी आपके बने प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत सारा आर्टिकल लगा के वो सब ये सब जो आंतरिक कलह वाला कॉन्स्टिट्यूशन से वर्ड हटा दिया, और उसके उस जगह पे नाम आर्म्ड रिबिलियन मतलब सैनिक विद्रोह नाम से रख दिया गया। उसके बाद बहुत सारे चेंज हुआ। बस आप याद रखिएगा जो जो 25 जून 1975 को जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, उस समय आपके भारत के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सब के बारे में आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये सब बता दिया। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, देखिए ये जयप्रकाश नारायण जी का जो सभा है उसमें कितने लोग हैं, ये सब पिक्चर्स हैं कुछ। देखिए ये जयप्रकाश नारायण जी हैं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था 1975 राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पे। आप देख सकते हैं ये लगभग शायद पटना गांधी मैदान का पिक्चर है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत देश का कौन सा राज्य सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है? विच इंडियन स्टेट शेयर्स मैक्सिमम इंटरनेशनल बॉर्डर? आपके ऑप्शन हैं वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वेस्ट बंगाल। आपको पता है वेस्ट बंगाल, आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये बांग्लादेश और बहुत सारे इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से ही शेयर करता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों वेस्ट बंगाल जो है सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, और इसका डिस्टेंस दोस्तों लगभग 2217 किलोमीटर है। तो आप इसे याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर वेस्ट बंगाल करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायरस का खोज किसने किया था? वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय हुम? आपके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वॉन लीवनहुक, इवान ओवस्की। इसका सही आंसर है दोस्तों इवान ओवस्की। ये एक रसिया के वायरोलॉजिस्ट थे जो भी वायरस के बारे में जांच पड़ताल करते हैं, वो थे एक। और इन्होंने ही टोबैको जो हम लोग जो खैनी वाला होता है, टोबैको में जो मोज़ाइक वायरस होता है, इनका भी खोज वही वही उसी ने किया था। और आपको साथ में बता दूं, ये जो रॉबर्ट हुक जी हैं ये सेल की खोज की हैं, जो ह्यूमन का सेल होता है। रॉबर्ट ब्राउन ये न्यूक्लियस का खोज किए हैं, जो फिर केंद्रिका जो बोलते हैं आप लोग। एंटोनी वान लीवनहुक ये बैक्टीरिया के किए हैं। तो आपको ये सब पॉइंट याद रखना चाहिए, ये बायोलॉजी के फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? इसका सही आंसर है दोस्तों 124। आर्टिकल 124 में ये पहला आर्टिकल 124 का 4 भाग है। एक में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए,
सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रोसीजर है वो सब होना चाहिए। दूसरा में लिखा गया है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कैसे होते हैं जज के, सुप्रीम कोर्ट की कौन उसे नियुक्त करता है, आपको पता है राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। उसके बाद तीसरा में उन्हें कहा गया उनका रेजिग्नेशन, जो वो रिजाइन करते हैं, जो त्यागपत्र देंगे। और चौथा में ये लिखा गया है उनका जो रिमूवल है, कैसे उसे हटाया जा सकता है। यदि कोई मैल प्रैक्टिस करते हैं या फिर कोई इलीगल काम करते हैं, कुछ गलत डिसीजन देते हैं, तो उन्हें कैसे हटाया जा सकता है, उनके बारे में ये प्रावधान दिया हुआ है। तो आप बस याद रखिएगा 1, 2 का 4 से 1, 2, 4 ये है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए। गाना भी है अनिल कपूर जी का 1, 2 का 4। उसी तरह आप किसी तरह भी याद रखिए 1, 2, 4 सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत सारा बात दिया गया है। और चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चीकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ चीकू? आपके ऑप्शंस हैं एक्रस सपोटा, पायरस, एनानस सैटिवस, फ्रैगेरिया। तो इसका सही आंसर दोस्तों एक्रस सपोटा। आपको पता है हमारे इंडिया के जो कप्तान है विराट कोहली जी, उसका नाम भी निक नेम चीकू ही है। तो आप उस तरह याद रखिएगा, सपोटा वो बहुत सपोर्टर हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स को, जो भी वहाँ पर खेलते हैं। तो उस तरह याद रखिएगा एक्रस सपोटा, जो सपोर्ट करते हैं। तो उस टाइप से चीकू का साइंटिफिक नाम सपोटा हो गया। और पायरस दोस्तों आपको बता दूँ, ये आपके पायरस आपके पियर को कहा जाता है, पियर का साइंटिफिक नेम है। इसके बाद अनानस ये सैटिवस जो है ये आपके जो भी अनारस होते हैं पाइनएप्पल, उसके लिए कहा गया है। फ्रैगेरिया दोस्तों आपके स्ट्रॉबेरी के लिए है। तो आप ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आते हैं अपना, भारत देश का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? हु इज़ द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं राजकुमारी अमृत कौर, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। इसका सही आंसर दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर। आपको पता है जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, राजकुमारी अमृता कौर जी जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब में, तो उसी टाइम से ये इंटरेस्ट लेने लगी। और मतलब जो भी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर डांडी मार्च, जो क्विट इंडिया मूवमेंट, जितना भी प्रोग्राम किया गया गांधी जी के द्वारा, सब में इन्होंने भाग लिया। और तभी से इन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट अपना जगाया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो ड्राफ्टिंग कमेटी हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बना था, उसमें भी ये मेंबर थी राजकुमारी अमृता कौर जी। और जब जो 1947 में जो उसके बाद जो इंडिया का जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो बना अपना मिनिस्ट्री, तो उसमें ये हेल्थ मिनिस्टर इन्हें दिया गया। और ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रेसिडेंट भी चुनी गई थी, जो कि एशिया और वर्ल्ड का फर्स्ट और औरत थी ये। और दोस्तों आप एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जो हमारा एम्स दिल्ली है, एम्स का जो स्थापना इन्होंने ही करवाया था, जो कि आज साउथ एशिया और पूरे इंडिया में सबसे प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक केंद्र माना जाता है। तो एम्स दिल्ली का स्थापना इन्होंने ही करवाया था, राजकुमारी अमृता कौर जी। आप बस याद रखिएगा, बहुत बड़ी हस्ती है। आपको हम पिक्चर में और दिखाते हैं। ये देखिए अमृता कौर जी, जिन्हें कुछ पेनिसिलिन का कुछ दवाई दिया जा रहा है, जो आए हैं फॉरेन से। तो यही है अमृता कौर जी। तो आप इसे याद रखिएगा, जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी इंडिया की, वो थी राजकुमारी अमृता कौर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ बोन इज नोन बाय। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्टियोलॉजी, एग्रोलॉजी, वायरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। आपको पता है जो भी हड्डी में जितने भी होते हैं, जो भी प्रॉब्लम, उसका स्टडी के लिए, उसके जांच पड़ताल के लिए ऑस्टियोलॉजी होता है। एग्रोलॉजी दोस्तों आपको साथ में याद रखना चाहिए, ग्रास के लिए होता है, जो भी घास पौधे होते हैं। वायरोलॉजी नाम से आपको पता चल रहा है वायरो, तो ये है वायरस के लिए। और साथ में डर्मेटोलॉजी ये स्किन के लिए होता है दोस्तों। आप ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हंटर कमेटी निम्न में से किसके जांच के लिए लाई गई थी? हंटर कमेटी वाज ब्राउट टू इन्वेस्टिगेट विच केस? आपके ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी मर्डर, राजीव गांधी मर्डर, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसका सही आंसर है दोस्तों ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसका इन्वेस्टिगेट के लिए किया था। आपको पता है जब एक 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट या फिर विद्रोह हो रहा था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो उन्हीं को दबाने के लिए एक ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट पास किया गया था 1919 में, जिसके जो उस कानून को नाम दिया गया था नो अपील, नो वकील, नो दलील। मतलब आपको यदि आप कहीं विद्रोह कर रहे हैं कोई ग्रुप में सरकार के खिलाफ, तो आपको बिना कुछ
अपील दलील के बिना ही आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो उन्हीं के खिलाफ, और उसमें दो एक बहुत बड़े हस्ती इंडिया के, जो एक सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर दिया गया था। तो उन्हीं का प्रोटेस्ट के लिए संडे का दिन था, 13 अप्रैल 1919 को, एक बैसाखी का भी उस टाइम था, पर्व था। तो उस टाइम एक मैदान पे लोग, मतलब प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुत बड़ी संख्या थी, 1000-1500 संख्या थी। तो उस प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उसी में जनरल डायर का आर्मी को मतलब एंट्री मिला और उन्होंने धड़ाधड़ फायरिंग किया। और लगभग, ये तो ऑफिशियल डाटा है कि 400 से प्लस डेथ हुए थे और लगभग 1000 से प्लस जो वहाँ पर इंजर्ड हुए थे। लेकिन कांग्रेस का उस टाइम का दावा ये था कि लगभग 1500 लोग आदमी मारे गए थे और बहुत ज़्यादा आदमी उसमें घायल हुए थे। और बहुत लोगों, तो आपको पता होगा, उस एक कुआं था, उसमें कूद के जान दे दिया था। तो आप ये सब याद रखिएगा पॉइंट। आपको हम कुछ पिक्चर्स में दिखाते हैं अच्छे से हम समझने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये जो एंट्रेंस है, ये जो नैरो एंट्रेंस आप जो देख रहे हैं, कितना मतलब कम चौड़ा है। और इसी के द्वारा आज का वो जो कल का था, वो पहले का जो जाने वाला बाग वाला था, यही एंट्रेंस था। तो कैसे इसमें बच के निकलना मुश्किल था। और ये जो कुआं था जिसमें बहुत आदमी डूब के अपना जान दे दिए। तो ये सब कुछ पिक्चर आप अच्छे से इमेजिन कर पाएँ। और ये देखिए दोस्तों, जिस दिन वो जो कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, उसके बाद का ये फ़ोटो है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मैदान था, तो कितने लोग होंगे आप इसमें इमेजिन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप बस याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि इसे जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कमेटी बैठाई गई थी, उसके नाम था हंटर। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? हु इज़ नोन बाय बिस्मार्क ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो दोस्तों, आपको और इसका पता भी होगा आंसर आपको। इसका सही आंसर है सरदार पटेल। आपको पता है, जैसे बिस्मार्क जो एक जर्मनी के एक चांसलर थे, और उनका क्रेडिट था, वो जो जितने भी मतलब स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरी थे, उसको मतलब एक यूनिफाई करने के लिए, एकत्रित करने के लिए जो उसका काम था बिस्मार्क को, तो उसी को लेके एग्जाम्पल है इंडिया के सरदार पटेल जी। तो इसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। और आपको पता होगा, सरदार पटेल जी भी कम से कम, जब ब्रिटिश के द्वारा आज़ाद हुई, तो इंडिया बहुत ज़्यादा प्रिंसली स्टेट, मतलब रियासतों में बस बटी हुई थी। तो इसमें 565 से ज़्यादा भी रियासत थी। तो उन्हीं को ये साम दाम दंड भेद अप्लाई करके सरदार पटेल जी इंडिया में मिलाए। आपको पता होगा, बहुत शायद टेरिटरी नहीं मिलना चाह रहे थे, जैसे आपके जो निज़ाम सब थे हैदराबाद के, वो लोग नहीं मानना चाह रहे थे, उसमें फिर आर्मी भेज के किया गया। तो बहुत बड़ा एक इंडिया का जो आज हम लोग देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इसमें बहुत बड़ा हाथ सरदार पटेल जी का है। इन्होंने कहीं यदि कोई बात से मान गया तो बात से, कोई बात से नहीं माना तो लात से, मतलब आर्मी भेजकर उन्हें यूनिफाई मतलब किया एक इंडिया को, सरदार पटेल जी। और बिस्मार्क को आप पता ही होगा, वो जर्मन के चांसलर थे। वो लगभग 20 साल तक वहाँ पर राज किए थे, 1870 से 1890 तक। और वो भी वही काम लगभग किए थे। वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के उन्हें क्रेडिट दिया जाता है बिस्मार्क को। और इंडिया का बिस्मार्क इसी रूप में सरदार पटेल जी हैं। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं आपके ओटोवन बिस्मार्क, जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए जाने जाते हैं। और देखिए इन्होंने जर्मनी को कैसे यूनिफाई किया था। ये भी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। तो इनका जब यूनिफाई किया जब ओटोवन बिस्मार्क जी ने, तो इन्हें कितना बड़ा कर दिया। तो इसी तरह आप याद रखिएगा, जो यूनिफिकेशन होता है, मतलब जो एक सूत्र में इंडिया को बांधे हैं, वो है सरदार पटेल जी। और उन्हीं के बर्थडे में 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को ये भी मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे। और इनके उसको कॉमेमोरेट करने के लिए, आपको पता है, वर्ल्ड का सबसे लंबा स्टेच्यू भी बना है, 182 मीटर का, जो कि गुजरात में है। तो आपको ये सब कुछ पॉइंट याद रखने चाहिए दोस्तों, ये सब एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइट टाइगर नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु रॉट द बुक द वाइट टाइगर? आपके ऑप्शंस हैं अरविंद मिश्रा, अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ, अमिताभ चौधरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अरविंद अडिगा जी। जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक बहुत ही शानदार लेखक है और अभी यंग है। और इनका जन्म हुआ है दोस्तों डाउन साउथ तरफ, मतलब चेन्नई तरफ लगभग। और ये अभी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ये इंडिया के सिटीजनशिप अभी नहीं है, इन्हें ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप है, लेकिन इंडियन बॉर्न है, इंडिया में इनकी जन्म हुई है। और इन्हें द वाइट टाइगर बुक के लिए, आपको पता है 2008 में इन्हें मैन बुकर प्राइज़ भी मिला था,
जो कि 4th इंडियन है लगभग इसे शायद जीतने वाले मैन बुकर प्राइज़, और इनका नाम है अरविंद अडिगा। इसमें इंडिया के बारे में जो भी पॉवर्टी, जितना भी गरीबी है, जो भी करप्शन है, जो भी मतलब इलीगल काम होते हैं, क्रिमिनल वाले केस होते हैं, उस सबको दिखाया गया है। एक छोटा सा बच्चा जो धनबाद और मतलब बिहार के गया का स्टोरी है, वो कैसे बड़ा होता है, कैसे क्राइम में घुसता है, तो ये सब बारे में उस बुक में बारे में बताया गया दोस्तों। और इस बुक को जब पब्लिश हुआ था उसके बाद बहुत सारे इसे क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा इंडिया के द्वारा, कि इन्हें बोला गया कि आप इंडिया को मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इंडिया के जन्म इंडिया के आप पैदा हुए हैं फिर भी इंडिया में। तो इन्होंने बोला था नहीं, मेरा वो कोई शौक़ नहीं है इंडिया को क्रिटिसाइज़ करने का, वो मैं इंडिया को अपना उसका आईना दिखा रहा हूँ, जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है, वो खुद का आकलन कर रहा हूँ, तो इसमें कोई गलत बातें भी नहीं है। तो आप बस याद रखिएगा, द वाइट टाइगर जो बहुत ही फेमस बुक है, इसके लिए इन्हें मैन बुकर अवार्ड भी मिला है 2008 में, तो उसके लेखक हैं अरविंद अडिगा जी। तो आप बस याद रखिएगा। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल बादशाह अकबर द्वारा चलाई गई नई धर्म दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अकबर इंट्रोड्यूस्ड दीन ए इलाही रिलीजन इन विच ईयर? आपके ऑप्शंस हैं 1580, 1581, 1582, 1583। इसका सही आंसर दोस्तों 1582। आपको पता है अकबर, जो सम्राट अकबर, इंडिया में 2 ही राजा हुए दोस्तों जिसके काल में शासन बहुत लंबा चला, एक अशोक और एक अकबर, जिसमें अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक बॉर्डर टच करता था। आपको पता है अकबर भी एक बहुत महान शासक थे, और इनके दौरान इसके शासनकाल में बहुत कम मतलब जो धार्मिक कलह हुआ। तो इसका इन्होंने दोस्तों एक नया धर्म इजाद किया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। इसमें दोस्तों अकबर जी ने क्या किया था, इन जितने भी इम्पोर्टेंट धर्म होते हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, जोरास्ट्रियन, यहूदी और जितने भी क्रिश्चियन, सबको मिला के एक नया धर्म में पिरोया था इन्होंने। और इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ये मानते थे कि कोई भी धर्म, कोई सिंगल धर्म ऐसा नहीं है कि उसमें सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो सभी को अच्छे जितने सबके प्रिंसिपल हैं, एथिक्स हैं, सबको मिला के एक नया धर्म बनाया जाए। ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ दोस्तों उस टाइम पे, लेकिन इसे पहले अपनाने वाले उनके जो मंत्री थे, बीरबल जी थे, तो ये उतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने ये धर्म ईजाद किया था। और इसलिए किया था, इनका पॉलिटिक्स में भी बहुत हेल्प होता था, क्योंकि जो भी हिंदू मेजोरिटी स्टेट थे जैसे मेवाड़, वो सब थे, तो उन्हें रूल करने में उन्हें आसानी होता था। आपको पता होगा इन्होंने बहुत ज़्यादा मैट्रिमोनियल वाले पॉलिसी अपनाई, बहुत जगह जहाँ पर नहीं जो कंट्रोल कर पाते थे वहाँ शादी करके उस एरिया को कैप्चर करते थे। तो ये, और ऐसे पता भी होगा दोस्तों आपको, ये इसके दौरान में, अकबर जी के दौरान में बहुत कम धार्मिक कलह हुआ। और वहीं देखें आप औरंगजेब के टाइम में, तो उन्होंने बहुत सारे मंदिर उंदिर तोड़वाए, तो बहुत ज़्यादा आंतरिक कलह हुआ। उसके कारण इसके बाद ब्रिटिश आए, तो 200 साल का और हमें गुलामी झेलना पड़ा। तो वो सब ठीक है, आप बस याद रखिएगा दीन ए इलाही जो धर्म है उन्हें ईजाद किया था अकबर जी ने, वो भी 1582 ईस्वी में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? इन विच ईयर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्टार्टेड? आपके ऑप्शन है 1991, 1992, 1992, 1993, 1993, 1994, 1995। इसका सही आंसर है दोस्तों 1991, 1992 लगभग में स्टार्ट किया गया था। और ये इंडिया का सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड है जो कि दिया जाता है स्पोर्ट्स में। और इस साल जो मिला है वो मिले हैं आपको दीपा मलिक और बजरंग पुनिया जी को, जो दीपा मलिक पैरा ओलंपिक खेल से हैं और बजरंग पुनिया जो कि रेसलर हैं। और ये इनका अवार्ड जो प्राइज़ है, प्राइज़ मनी लगभग 7.5 लाख है। और ये जो खेल में सबसे बड़ा रत्न माना जाता है इन्हें। आपको हम पिक्चर में दिखाते हैं, इस साल जो मिला है ये दोनों को मिला है। ये आपकी दीपा मलिक जी हैं जो पैरा ओलंपिक प्लेयर हैं, और ये हैं रेसलर इंडिया के, आप पहचानते होंगे दोनों को। और ये अभी रिटायरमेंट ले चुकी हैं, अभी कुछ दिन पहले का ही न्यूज़ है दीपा मलिक जी। और इन्होंने अभी जो पैरा ओलंपिक इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी है उनकी प्रेसिडेंट बनी है। और पिछले साल दोस्तों मिला था ये विराट कोहली जी को और मीराबाई चानू को, जो कि एक वेट लिफ्टर है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजा जी बाग अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। आपको पता है उत्तराखंड में ये राजा जी बाग अभयारण्य है। और इसमें आपके और एक हैं बहुत इंपॉर्टेंट कालागढ़ नेशनल पार्क, इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों। और इसके साथ ही वहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, जो इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और जिससे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है।
तो आप ये सब पॉइंट भी याद रखिएगा दोस्तों। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन जल घुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ वाटर सोल्यूबल? आपके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, बोथ बी एंड सी, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बोथ बी एंड सी। आपको पता होगा दोस्तों वाटर सोल्यूबल 2 ही विटामिन है, एक बी और सी, और जो भी ए डी ई के जो और सब बचा विटामिन सब बचा वो सब फैट सोल्यूबल है, मतलब वसा घुलनशील है। और आपको बी और सी का मतलब ये सब का वैज्ञानिक नाम याद रहना चाहिए दोस्तों। बी का B1 B2 जितने भी होते हैं, थायमिन, राइबोफ्लाविन, पेंटोथेनिक एसिड, नियासिन, निकोटिनिक एसिड, बायोटिन, जितने भी होते हैं आपको ये सब याद रखना है। सी का जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, आपको ये सब का साइंटिफिक नेम याद रखना है। ये सब एग्जाम्स में बहुत आते हैं। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? विच डायनेस्टी रूल्ड आफ्टर खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत? आपके ऑप्शन हैं सैयद डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी। इसका सही आंसर है दोस्तों तुगलक डायनेस्टी। आप एक वर्ड याद रखिएगा SKTSLM। इसे आप एक ऑर्डर में याद कर सकते दोस्तों। एस से स्लेब जो फिर या फिर जो गुलाम वंश या फिर जो ममलूक वंश बोलते हैं आप, वो एस से स्लेब हो गया। के से खिलजी, टी से तुगलक, इसके बाद एस से हो गया फिर से सैयद, फिर एल से लोधी, इसके बाद फिर मुग़ल पीरियड। तो इस तरह आप याद रखिए। तो इसके बाद आप खिलजी के बाद आप देख सकते हैं तुगलक डायनेस्टी है। तो ये आप ऑर्डर याद रखिएगा, आपको ये ऑर्डर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होता है। हम कंटेंट बहुत मेहनत से बनाते हैं। यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। और यदि आपको कुछ हम में कमी नज़र आई, फॉल्ट नज़र आई, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कमी है, हम लोग इसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।